नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरलॉक ऑफ द मैगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। चैप्टर 428 द लास्ट सफ़र। ये चैप्टर एक बहुत ही पैक्ड चैप्टर है। हमें मिलता है ब्लड वल्चर की नेस्ट का ट्रेजर डिटेल, रॉबिन और नोआ का शॉकिंग एनकाउंटर एक मिस्टीरियस मैजिकल डुएल के साथ, और केसा का अपना डेडली फाइट एक बिजार क्रिएचर के साथ। लेलिन नेस्ट में मिलने वाले आइटम को आइडेंटिफाई करता है। पहला था ब्लड लाइन क्रिस्टल, एक प्रीसियस क्रिम्सन जेम स्टोन जो ब्लड लाइन प्योरिटी बढ़ा सकता है। लेलिन के लिए यूजलेस है क्योंकि उसकी ब्लड लाइन ऑलरेडी परफेक्ट है, लेकिन फ्रेया और मिरिंडा, उसकी फीमेल वॉरलॉक, मंगेतर, लवर, कुछ भी कह लो, जैसे लोग के लिए ना ये बहुत ही प्रीसियस है। कुछ भी दे देंगे वो लोग इस चीज़ के लिए। ड्रैगन फ्रूट, ये एक स्पेशल प्लांट है जिसका आउटर लेयर मैगस अलॉय से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका यूज मैगस की बॉडी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने में काम आती है। र्यूमर है कि ना ये एक न्यू ब्लड लाइन फैमिली भी ना स्टार्ट कर सकता है, लेकिन लेलिन के लिए यूजलेस है क्योंकि उसकी ब्लड लाइन ऑलरेडी सेट है। स्केलेटन ऑफ द 3+ क्रिएचर, तीसरा आइटम है ये सबसे ना यूजफुल है लेलिन के लिए क्योंकि ब्लड लाइन क्रिएचर का ब्लड मोस्टली एकदम बोन्स जो होता है हड्डियों से ना एक्सट्रैक्ट होता है, जिससे वो एंशियंट ब्लड लाइन रिफाइन कर सकता है। लेलिन समझ जाता है कि ये आइटम ब्लड वल्चर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट से उनकी मास एकदम मैचुरेशन रेट और ब्लड लाइन एबिलिटीज बूस्ट होती है। लेलिन बहुत टेम्पटेड होता है, लेकिन एक लॉजिकल प्रॉब्लम है यहाँ पर। अगर वो शैडो स्टिल्ट डिस्पेल करके ये आइटम उठाए तो इमिडिएटली डिस्कवर हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा, और पूरी ब्लड लाइन, ये ब्लड वल्चर कॉलोनी अलर्ट हो जाएगी। और साथ में किंग ब्लड वल्चर भी यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है। वो डिसाइड करता है कि पेशेंस रखना है और वही बेटर डिसीजन होगा। किंग ब्लड वल्चर का नेस्ट डेफिनेटली और भी बेटर आइटम हो सकता है वहाँ पर, और लामिया हेयर वहीं पर किंग के नेस्ट में ही हो सकता है। इसलिए वो प्लान बनाता है कि अभी वो वल्चर के बिहेवियर को, पैटर्न को स्टडी करेगा अभी के लिए। और यहाँ पर सीन एकदम शिफ्ट होता है रॉबिन और नोआ की तरफ, जो एक मिस्टीरियस डोर के सामने खड़े हैं। नोहा एकदम नर्वस है, लेकिन रॉबिन कॉन्फिडेंट है कि ये जगह मतलब जहाँ है ना एकदम सही है, कोई इम्पोर्टेंट आइटम हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर बैक स्टोरी रिवील होता है कि नोआ ने ऑलरेडी 5 एब्डुकेशन स्पेल और एक बॉडी सब्स्टिट्यूट सेटअप कर लिए हैं उनकी डिफेंस के लिए, ताकि बारबेरियन बियर सामान उनमें फंस जाए और बाउंडलेस रूम तक ना इन तक ना पहुँच पाए। लेकिन सामान डिफेंस को तोड़ता हुआ चला आता है, एक एक करके ब्लैक हॉरल स्नेक वार्लक को मारते हुए, नोआ की फैमिली मेम्बर को मारते हुए यहाँ तक पहुँच आता है। ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है जब नोआ अपने सारे कजन फैमिली को मरते देखता है ना। फाइनली सिर्फ रोबिन और नोआ बचते हैं यहाँ पर। रोबिन एक स्पेशल टेक्निक से डोर ओपन करता है, जैसे कोई वाटर बेस्ड अनलॉक मैकेनिज्म हो, और जैसे ही सामान उस उनके पीछे आता है, रोबिन उससे भी टॉन्ट करके डोर के अंदर चला जाता है यहाँ पर। अंदर जाते ही सीन एकदम ना ड्रामेटिकली चेंज होता है। नोआ एक एलिगेटर डाइनिंग टेबल पे ना बेड्स एकदम बैठा पाता है अपने आप को, लेकिन कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है वो। उसकी स्पिरिचुअल फोर्स काम ही नहीं आ रही यहाँ पर। रोबिन एक्सप्लेन करता है कि ये है द लास्ट सफ़र, एक ब्लडी इम्पेरियल ड्यूअल। सिर्फ एक साइड सरवाइव करेगा, लूजर लिटरली विनर का खाना बन जाएगा। विनर को जज हॉर्न से अवार्ड मिलेगा। 3 सीट टेबल पे जिसमें कुछ अनआइडेंटिफाइड ब्लैक फिगर अपीयर होते हैं, रेड आइज के साथ। कोई एनर्जी सिग्नेचर नहीं। नोआ को देख के कोल्ड हंसी देते हैं। एक सीट एम्प्टी है, एक मिस्टीरियस वॉइस अनाउंस करता है यहाँ पर, पहला डिश ब्लडी मैरी डेजर्ट। और यहाँ पर ना बहुत क्रीपी है भाई यहाँ पर। दूसरी तरफ केसा भाग रही है एक कॉरिडोर में, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उसके साथ एक ग्रीन स्किन्ड बारबेरियन है जो ओरिजिनली उनका ओपोनेंट था, लेकिन अब उन्होंने टेम्पररीली अलायंस बना लिए एक कॉमन थ्रेट के अगेंस्ट। उनका दुश्मन एक बिजार मिडल एज्ड मैन जैसा क्रिएचर है, और बहुत गंदा दिखता है वो, जिसके फिंगर ना सीजर में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, यहाँ पर कैंची बन गए थे।
और ग्रीन स्किन्ड बारबेरियन वार्न करता है कि सारे फोर्थ एलिमेंट स्पेल यूजलेस हैं इस क्रिएचर के अगेंस्ट। सिर्फ स्पेशल अटैक काम कर सकते हैं। वो एक जेम स्टोन नेकलेस थ्रो करता है जो आईसी चेन क्रिएट करता है, लेकिन क्रिएचर अपनी सीजर से उन्हें ऐसे कट कर देता है जैसे मक्खन हो। कैसा अपना आई ऑफ पट्रिफिकेशन एक्टिवेट करती है, एक ब्लड रूइन ड्रॉ करके उसकी फिंगर के खून निकलने लगते हैं जो उसकी इनेट स्पेल की पावर को ना मैसिवली ना बढ़ा रहा था। केसा और उसका टेम्पोररी एलाय ग्रीन स्किन्ड बारबेरियन अपना सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करते हैं और उस वेल जैसे मॉन्स्टर पर केसा का आई ऑफ पट्रिफिकेशन मॉन्स्टर का स्टोन स्टैचू में कन्वर्ट कर देता है। ग्रीन स्किन्ड बारबेरियन अपने आईसी ब्लेड से स्टैचू को लिटरली सेटर कर देता है, लेकिन ये काम नहीं करता। स्टैचू के पीसेस से टेंटिकल निकलते हैं और मॉन्स्टर वापस रिफॉर्म हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश क्लोथ तक भी ना यहाँ पर ना मतलब क्या बोले यार रीजनरेट हो जाता है। ये रिवील करता है कि ये क्रीचर ना फिजिकल अटैक और स्पेल दोनों से इम्यून है। दोनों कैरेक्टर रियलाइज करते हैं कि वो बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन में है और यहाँ पर सीन एकदम कट होता है लेलिन की तरफ जो पेशेंसली किंग भल्चर के मूवमेंट पैटर्न एकदम ट्रैक कर रहा है, एग्जैक्ट टाइमिंग रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है वो। जैसे कि ना की ऑब्जर्वेशन ये है कि ना किंग ब्लड वल्चर क्रिस्टल फेज स्ट्रेंथ रखता है। वो खुद हंट नहीं करता, बाकी वल्चर सेक्रीफाइज ट्रिब्यूट डिलीवर करते हैं उसे। हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम पे पेट्रोल के लिए निकलता है। यही मतलब यही सब ना उसने यहाँ पर ऑब्जर्व किया था। पहले से ही वो एवरेज ब्लड वल्चर के नेस्ट एक्सप्लोर कर चुका है और बहुत सारे वैल्यूएबल ब्लड लाइन ट्रेजर कलेक्ट कर लिए हैं। इतने कि इवन ड्यूक गिलबर्ट जैसे पावरफुल फिगर भी क्रेजी हो जाए उसे देखकर। जब किंग ब्लड वल्चर पेट्रोल पे निकलता है, लेलिन अपना शैडो स्टीड प्लस डार्कनेस टेक्निक कॉम्बो यूज करता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पर किंग वल्चर का लेयर दो न हाइड्रोफेज ब्लड वल्चर गार्डेड कर रहे हैं। लेलिन एडमिट करता है कि करंट स्टेट में वो सिर्फ एक से डील कर सकता है, दो से नहीं कर सकता। रिस्क बहुत हाई है, लेकिन टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता वो। जब एक गार्ड अलर्ट हो जाता है, लेलिन अपना एआई चिप प्लान भी एक्टिवेट करता है। एक शैडो सर्वेंट क्रिएट होता है जो दूसरी केप से ब्लड लाइन क्रिस्टल स्टील कर लेता है, मतलब चोरी कर लेता है। ये डिस्ट्रैक्शन सक्सेसफुल सारे ब्लड लाइन बर्चर को ना एकदम अटेंशन डाइवर्ट कर देता है। मतलब मिशन सक्सेसफुल हो रहा है, शैडो सर्वेंट मारा जाता है, बट ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। उसका मेन जो मकसद था वो यहाँ पर अचीव हो गया है। अब यहाँ डिस्ट्रैक्शन का फायदा लेते हुए लेलिन अपना सीक्रेट वेपन निकालता है, डार्क एल्वन क्राउन। ये लेलिन का वॉर ट्रॉफी है डार्क एल्व्स को डिफीट करने के बाद। पहले ये डार्क एल्फ क्वीन आन्या के पास था, एक लेजेंडरी आइटम जिससे उसने ट्वाइलाइट जोन के कोर में सेफली इंटर किया था। लेलिन की सीक्रेट इंटरफेरेंस ना होती तो वो ह्यूमन पे विक्ट्री पा लेती। ये लेलिन का फर्स्ट मैजिक इक्विपमेंट था, इवन उसकी मीटियोर शॉट से हायर रैंक का। क्राउन की मेन एबिलिटी ये थी कि ऑरा कंप्लीटली मार्क्स कर देता है, इतना पावरफुल कि मॉर्निंग स्टार की मैगोस की डिटेक्शन भी वो उससे भी बच सकता है। लिमिटेशन ये है कि रिसेंटली यूज होने की वजह से दोबारा यूज करने में डिकेट लगेंगे फुल पावर से। लेकिन लेलिन ने एआई चिप से पार्टिकल फंक्शन फोर्सफुल्ली एक्टिवेट करने का मेथड ढूंढ लिया है और मैजिक क्रिस्टल चार्ज करके वो अभी चला सकता है। और इसके यूज से लेलिन सेफली लायर के अंदर इंटर कर जाता है, गार्ड को बिना डिटेक्ट किए हुए। ये बहुत ना एरी है। ब्लड यहाँ पर ब्लड ही ब्लड है, डिपो डिकम्पोजिंग रिमेन्स बहुत सारे सड़े हुए लाशें हैं। लिलिन जब वॉल टच करता है ना तो टेंटिकल निकलते हैं अटैक करने के लिए, जिससे वो अपने ब्लैक फ्लेम से ना बर्न कर देता है। यहाँ ना एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी होती है, माउंटेन इटसेल्फ रेडिएशन से ना अलाइव हो गया है। ये मटेरियल एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है, सेल्फ डिफेंस स्पेल में यूज हो सकता है, सेल्फ हीलिंग एबिलिटी दे सकता है और आर्किटेक्चर में यूज करने से 1000 से प्लस न साल न तक स्टेबल एकदम रह सकता है। 1000 कम नहीं होता भाई। लेलिन सोचता है कि ये उसके मैगस टावर के लिए परफेक्ट होता, लेकिन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना अनरियलिस्टिक है।
लेलिन फाइनली किंग ब्लड वल्चर के नेस्ट तक पहुंचता है, लेकिन वो कंप्लीटली खाली है। लेलिन रियलाइज करता है ब्लड लाइन आइटम सिर्फ यंग ब्लड वल्चर के लिए यूजफुल है, ग्रोथ के लिए, क्योंकि किंग ब्लड वल्चर ने अभी तक एग नहीं दिए, उसे कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर लेलिन डिसअपॉइंट होता है, लेकिन एकदम प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। अगर यहाँ कुछ नया नहीं मिला तो वो इमिडिएटली वापस जाके बाकी लायर एकदम ना यहाँ पर सब लूट मार करेगा। जैसे ही लेलिन लीव करने का प्लान बनाता है, एक वॉइस सुनाई देती है। कोई अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंस उसे कॉमरेड बुलाता है। जब लेलिन टर्न करके देखता है तो एक इल्यूजनरी फिगर अपीयर होता है। लेलिन शौक में एकदम सोचता है कि एक सोल, ये एक सोल नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर ना इल्यूजन मेटेरियलाइज होता है। एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन यहाँ पर दिखाई देती है। एमराल्ड ग्रीन हेयर, मेजमरिंग आइज। लेली ने उसे देख के एक स्ट्रेंज फैमिलियरिटी, मतलब फैमिली जैसा ना फियर, दोनों ना उसके फील होता है। वोमेन खुद को ना रिवील करती है। लामिया, ये क्रिएचर स्नेक डॉगर से बहुत सिमिलर है, क्योंकि दोनों का सेम ब्लड लाइन सोर्स है। एक्चुअली लामिया जो है ना जाइंट कीमियन सरपेंट से भी ना क्लोजर रिलेटेड है। ये दोनों सिबलिंग जैसे हैं ब्लड लाइन वाइज देखें तो। और एआई चिप ना अलर्ट करता है कि लेलिन की ब्लड लाइन इंस्टेबिलिटी हो सकती है उसके लामिया के सामने होने से। ये रिमाइंड करता है कि कितना पावरफुल है ये ब्लड लाइन कनेक्शन। लेनिन समझ जाता है कि अगर ये लामिया मॉर्निंग स्टार रियलम का होता तो उसे बो करना पड़ता, यानी झुकना पड़ता है। यहाँ पर लामिया एक्सप्लेन करती है कि वो एक ह्यूमन थी ओरिजिनली, लेकिन अपना नाम भूल गई है। लेनिन गेस करता है कि ये एंशियंट क्विकसैंड ऑर्गेनाइजेशन की लामिया वॉरलॉक सोल हो सकती है, जो अपने यहाँ पर न सब कुछ न भूल चुकी है। ट्रू लामिया बन गई थी, जिसकी पावर रेडियंट मून मैगस से भी ज़्यादा थी। लेकिन लामिया एकदम क्लैरिफाई करती है कि वो ओरिजिनल लामिया नहीं है, वो सिर्फ है मेमोरी फ्रैगमेंट का पैंथम, जो लंबे टाइम में इवॉल्व हुआ है। जब ओरिजिनल लामिया कंप्लीटली ख़त्म हो गई थी, तब ये यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आई थी। लेकिन स्मार्टली फिगर आउट करता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स सोल के लिए रेडिएशन सोर्स नियर बाय ज़रूर होगा। वो एकदम फर्क यहाँ पर एक्सप्लोर करता है। उसके नीचे सब कुछ वाइट फेदर और फिर एक ब्रोकन बोन फ्रैगमेंट डिस्कवर करता है, जो एक पावरफुल ब्लड लाइन क्रिएचर का है। यहाँ पर ना लेलिन शॉक रह जाता है जब उसे पता चलता है कि ये बोन एक एडल्ट रैंक 5 ब्लड लाइन क्रिएचर का है। इवन ब्रोकन होने के बावजूद इतना पावरफुल रेडिएशन इमिट कर रहा है कि ये समझ आता है कि ब्लड लाइन वल्चर ने इसे इतने लेयर में छुपा रखा था, क्योंकि ये उनके लिए एकदम ट्रेजर जैसा है। और जब लेलिन अपना पर्पस बताता है लामिया हेयर की तरह, कुछ जो ना ब्लड लाइन में जो होते हैं ना मैटुरेशन को स्पीड अप कर सके, लामिया का पैंथम डायरेक्टली उसे ये एकदम ना बोल देता है कि ये हड्डी देते हुए, मतलब बोन देते हुए बोल देता है कि वो कहता है आगे, लामिया हेयर से भी ये तुम्हारी ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर ना एक स्टोरी है, इमोशनल टर्न लेता है यहाँ पर। लामिया रिवील करती है कि ना अगर लेलिन ये बोन ले ले तो रेडिएशन इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा और वो ग्रेजुअली फेड अवे हो जाएगी। वो 100 या 1000 साल से यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, फिंगर बोन के रेडिएशन एरिया से बाहर नहीं जा सकती। लेनिन ना यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर है, वो समझ जाता है कि ये अकेली पेन, अकेली दिन, अकेली रात किसी मैगस को भी पागल बना सकती है, इवन मृत्यु तक भी। ये एक सेल्फलेस सेक्रीफाइस है जो वो लेनिन के लिए कर रही है। लामिया फेड होने से पहले लेनिन अर्जेंटली पूछता है उसकी जाइंट कीमियन सरपेंट ब्लड लाइन की सेकल्स कैसे रिजॉल्व हो सकती है। लामिया का आंसर एकदम क्रिप्टिड होता है, ये सिर्फ ग्रैंड मैट्रियाज रिजॉल्व कर सकते हैं। ये स्नेक डॉगर की तरफ हिंट करता है। ये एक इम्पोर्टेंट प्लॉट डिटेल है जो फ्यूचर स्टोरी में इम्पोर्टेंट होने वाला है। लामिया का इमेज कम्प्लीटली फेड हो जाता है यहाँ पर, और लेलिन अपना डार्क एल्वेन क्राउन यूज करके सेफली केव से बाहर निकल जाता है। माउंटेन के बेस के एकदम पहुंच के लेलिन विचार करता है कि ये पूरा माउंटेन एक वॉरलॉक का ट्रेजर ट्रूप है, लेकिन उसके पास मॉर्निंग स्टार रियलम की स्टेंट नहीं है।
पूरे ब्लड वल्चर पैक को सबड्यू करके यहाँ पर रखा गया है। वो रिस्क वर्सेस रिवार्ड कंसीडर करता है और डिसाइड करता है कि अपने इनफ अभी ना उसके लिए इनफ है, आगे बढ़ने का टाइम नहीं है। और यहाँ पर सीन एकदम कट होता है एक फीमेल मैगोस की तरफ जो लेलिन को ना एकदम ट्रैक कर रही थी। उसने एक ट्रैकिंग आइटम बनाया था लेलिन के एनर्जी ट्रेस से। वो पेशेंसली वेट कर रही थी क्योंकि ब्लड वल्चर माउंटेन में डायरेक्ट चेज करना सुसाइड होता। तो उसने हाइबरनेट करने का वेट किया जब तक लेलिन बाहर ना निकले। वो कॉन्फिडेंटली अप्रोच करती है, क्विक डेथ प्रॉमिस करते हुए। और यहाँ पर लेलिन की तरफ एआई चिप इमीडिएटली वार्निंग देता है। हाई एनर्जी फोर्स फील्ड 15 किलोमीटर दूर अप्रोच कर रहा है। इमेज कंफर्म करता है ये रैंक 3 क्रिस्टल फेज मैगोस है। और साथ ही किंग ब्लड वल्चर वापस आ रहा है पेट्रोल से। लेलिन रियलाइज करता है कि अगर वो वापस जाए तो एकदम सर्टेन डेथ होगा। यहाँ लेलिन का जीनियस प्लान रिवील होता है। वो एआई चिप को कमांड देता है कि एक्टिव ऑल प्रोग्राम और इंस्टेंटली किंग ब्लड वल्चर अपने 2 हाइड्रोफेज गार्ड को ही अटैक कर देता है कंफ्यूजन की वजह से। और यहाँ पर सेकेंड 50+ हिडन शैडो सर्वेंट एकदम स्पेल चला देता है। वो एक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरे माउंटेन में ये शैडो सर्वेंट ब्लड लाइन ट्रेजर इवन ब्लड वल्चर एग चुरा लेते हैं सारे नेस्ट से। पूरा माउंटेन कंप्लीटली क्योस में चला जाता है। सिर्फ किंग वल्चर का इमीडिएट एरिया सेफ रहता है, बाकी एवरीथिंग सब कुछ अटैक में चला जाता है। यहाँ पर ना लेलिन ने एक ब्रिलियंट डिस्ट्रैक्शन प्लान ना एग्जीक्यूट कर दिया है जिससे वो अपने स्टॉलकर से भी बच सकता है और मैक्सिमम लूट भी ना ले सकता है कि उसका फायदा उठा के। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। किंग वल्चर एकदम अपने गार्ड को हटा के स्काई में उड़ता है और शैडो सर्वेंट को ना सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन लेलिन ने इतने सारे सर्वेंट डिप्लॉय किए थे कि कुछ निकल ही जाते हैं यहाँ पर कियोस के थ्रू और कैजुअलिटी के साथ। फाइनली लेलिन अपने स्टॉल करके फेस टू फेस मिलता है, मतलब जो उसे चेज कर रहा था, एक जिंजर फीमेल मैगोस तनासा। लेलिन बिल्कुल काम रहता है, एक नोबल वो करता है और पोलाइटली अपना नाम बताता है, बताते हुए कहता है कि और यहाँ पर ना ये दिखाता है कि लेलिन की कॉन्फिडेंस है क्योंकि उसे पता है कि ना बीइंग अ ह्यूमन बैक्ड बाय ओरोबोरस क्लान, तानासा शायद उसे किल नहीं करेगी और रैंसम के ऑप्शन कंसिडर करेगी। लेलिन एक इनोसेंट सा सवाल पूछता है, तुम ब्लड वल्चर को पसंद करती हो क्या? ये सुन के तनासा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन बाहर अप्रोचिंग क्रिम्सन फिगर मतलब देख के ना उसे बैड फीलिंग आती है। मतलब बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर मक्खन लगा रहा है। लेलिन यहाँ पर अटैक करता है अपने आई ऑफ पेट्रिफिकेशन से। साथ ही शैडो केज भी क्रिएट करता है। तानासा क्विकली काउंटर करती है अपनी स्ट्रॉम स्पेल से। फिर लेलिन लांस ऑफ कोरिजन थ्रो करता है। तानासा आसानी से इसे क्रश कर देती है क्योंकि वो क्रिस्टल फेज है। लेलिन सिर्फ वैपियर फेज का है। लेकिन यहाँ रियल ट्रिक होता है। लांस के अंदर छुपा हुआ एक वाइट फेदर था। ये वही फेदर है जो लामिया बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड वल्चर यूज करते थे। जैसे ही लांस डिस्ट्रॉय होता है, फेदर एकदम एक्सप्लोड करके तनासा के बॉडी पे स्टिक हो जाता है। ये एक जीनियस फ्रेमिंग मूव था। इसने तो भाई अब ये तनासा तनासा अब तनासा के बॉडी पे किंग ब्लड वल्चर का प्रीसियस ट्रेजर का स्मेल लग चुका है। लेलिन डार्क एल्वन क्राउन एक्टिवेट करके इनविजिबल हो जाता है। शैडो सर्वेंट तनासा पे ब्लड लाइन क्रिस्टल बोन और एक जाइंट एग फेंकते हैं। ये सब एविडेंस बन जाता है। जब किंग ब्लड वल्चर आता है, वो अपना यूनिक फेदर स्मेल तनासा पे डिटेक्ट करता है और इमिडिएटली कंक्लूड करता है कि ये यही थी जिसने उसका ट्रेजर चुरा लिया है। तानासा डेस्परेटली किम पे क्या बोले यार, किंग पे ना स्पिरिचुअल फोर्स से अटैक करने लगती है। लेकिन यहाँ पर किंग एकदम गुस्सा में था, किसी की नहीं सुनता वो। उससे क्रिम्सन लाइटिंग से ब्रूटल अटैक कर देता है वो। जब किंग ब्लड वल्चर तनासा को टारगेट कर रहा है, लेलिन सेफली अपना रियल ट्रेजर कलेक्ट करता है जो शैडो सर्वेंट ने ऑलरेडी रोड पे ना रख दिया था। तानाशा के पास फेंका गया सामान तो सिर्फ एकदम डिकोय की तरह था। सबसे एक्साइटिंग फाइंड एक जायंट ब्लड वल्चर एग। ये ऑस्ट्रिच एग से कई गुना बड़ा है, ब्लड रेड पैटर्न के साथ और इनसाइड में लाइफ एनर्जी
थ्रो एकदम बहुत ज़्यादा है। लेलिन एक्सप्लेन करता है कि एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, एडल्ट ब्लड वल्चर टेम नहीं हो सकते। वो सिर्फ अपने पहले दिखे क्रिएचर से इम्प्रिंट करते हैं। लेकिन एक को मतलब एक से हैच होने वाला चिक टेम हो सकता है। ये क्रिएचर ब्लड लाइन ट्रेजर ढूंढ सकते हैं और रैंक 3 तक मैच्योर हो सकते हैं। लेलिन सेल नहीं मतलब नहीं, यहाँ पर सेल नहीं चाहता, उसे बेचना नहीं चाहता है। वो पर्सनली उसे ना सबड्यू करना चाहता है, क्योंकि सेंट्रल कॉन्टिनेंट में अनएक्सप्लोरेड एरिया बहुत हैं। यहाँ पर बहुत हैं जहाँ ना फ्लाइंग एबिलिटी से लेलिन को कंटिन्यूस ब्लड लाइन ट्रेजर मिल सकते हैं। लेलिन टेम्पटेशन फील करता है वापस जाके किंग ब्लड वल्चर एब्सेंट होने का फ़ायदा उठा के और भी ज़्यादा लूट करे। लेकिन यहाँ पर ना स्मार्टली डिसाइड करता है कि ये सब नहीं करेगा, क्योंकि रिस्क अननेसेसरी है। जब ऑलरेडी हार्वेस्ट इतना अच्छा हुआ है, इतना ज़्यादा उसे फ़ायदा हो गया है, तो क्यों जाएगा फिर वहाँ पर। वो क्लियरली यहाँ पर ना क्लियर करता है कि उसका रियल टारगेट सिर्फ तनाशा है, बाकी ट्रेजर नहीं। और यहाँ पर एकदम से कट होता है यहाँ पर तनाशा की तरफ। वो बैडली इंजर्ड है, एक आर्म गायब हो चुका है, बॉडी पे ग्रीन वेन्स दिख रहे हैं। उसने किंग ब्लड वल्चर से स्केप करने के लिए अपना लॉन्ग नर्चर्ड क्लोन भी सेक्रीफाइस कर दिया। यो वो न फ्यूरियसली प्लान बनाती है, लेकिन लेलिन को स्लटर करने का और यहाँ पर कार्निवोरस फ्लावर को खिलाने का रिवेंज सोच रही थी वो। लेकिन यहाँ पर ना लेलिन लेलिन जो है ना अपना ऑलरेडी वहाँ वेट कर रहा है। तानाशा शौक में है। उसने अपनी ऑरा और ट्रैकिंग मार्क कंप्लीटली एकदम डिस्ट्रॉय कर दिए थे, तो लेलिन उसे कैसे ट्रैक कर पाया। और रिवील होता है कि एआई चिप की नैनोस्कोपिक स्कैनिंग जो है इतनी एडवांस है कि कोई भी ह्यूमन ट्रेस हाइड नहीं कर सकता। इवन अगर तनाशा ने सारे कॉन्वेंशियल मेथड यूज कर लिए हो अपना ट्रायल इरेज करने का, तो भी वो पकड़ी जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, लिलिन डायरेक्टली टानासा को चैलेंज करता है, सबमिट करो या मर जाओ। उसका ये फाइनल आंसर है। ये नॉर्मली एक जोक जैसा लगता है। वैप्योर फेज मैगस एक क्रिस्टल फेज मैगस को ना थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तनासा की ऑलरेडी हैवीली इंजर्ड स्टेट देख के उसे एकदम फियर फील होने लगता है। वो एक्सेप्ट कर लेती है कि लेलिन सच में उसे किल कर सकता है अभी की कंडीशन में। यहाँ पर ना रैंक रैंक 3 के मैगस का स्टेजेस का ना डिफरेंस सुनो। वैपियर फेज में अपना लेलिन है ना स्पिरिचुअल फोर्स को फिजिकल फॉग में ना कंप्रेस कर सकता है। क्रिस्टल फेज अपनी तनासा है, स्पिरिचुअल फोर्स को सॉलिड एकदम सॉलिडिफाई कर सकती है। इवन सेल भी कर सकती है, वो बेच भी सकती है उसे सॉलिडिफाई करके। नॉर्मल क्रिस्टल फेज मैगस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इतने कि लेलिन, रॉबिन और केसा तीनों मिलकर भी लूसियन जो क्रिस्टल फेज है उसके अगेंस्ट नहीं टिकेंगे। लेकिन तनाशा की सिचुएशन अलग थी। उसका स्पिरिचुअल फोर्स ऑलरेडी एक्सॉर्टेड हो गया है, तो पिछले बैटल में उसका हो गया था, इंक्लूडिंग उसके क्रिस्टल फेज स्पिरिचुअल फोर्स क्रिस्टल। ये भी लेलिन का गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। ये सब होने के बाद तानाशा एकदम डिसरेस्पेक्टफुल्ली बात करती है लेलिन को, एकदम लोली वेपर फेज कह के। लेलिन सिंगल पंच से उसे जमीन पे गिरा देता है, उसका डिफेंस बैरियर इजीली तोड़ देता है। अपनी मीटियोर स्वॉर्ड उसकी नेक पे रख के लेलिन एकदम यहाँ पर बोलता है कि सरेंडर करो या मर जाओ। तानाशा का बिहेवियर शिफ्ट होता है। वो साइलेंटली एकदम यहाँ पर साइलेंट ही हो जाती है वो। क्या बोले, अंदर ही अंदर तो बहुत गाली दे रही होगी, जैसे कोई पुरानी मेमोरी का ना ट्रॉमा ट्रिगर हुआ हो। लेलिन ऑब्जर्व करता है कि ना ये कॉमन साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी है मैगस में, और स्पेशली फॉरगॉटन लैंड में आने वाले लोगों की सबके सबके पास एक डार्क पास्ट होता है। 3 मिनट की डेडलाइन के बाद तनाशा का ब्रेक हो जाता है और सरेंडर कर देती है। वो अपना स्पिरिचुअल फोर्स जो एक मैगस को ना मतलब लाइफलाइन होता है उसका, लेलिन को दे देती है। ये एक मतलब वॉलेंटरी एक्ट था जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के स्ट्रिक्ट रूल के अकॉर्डिंग फोर्स नहीं किया जा सकता। यहाँ लेलिन का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन स्किल दिखता है। वो सिर्फ उसे स्लेव नहीं बनाता, इंस्टेंट वो उसे होप देता है और बोलता है कि तुम्हारा एक डार्क पास्ट है, एक रिवेंज का मोटिव है, मैं तुमसे उसे अचीव करने में हेल्प करूंगा।
जब मैं स्ट्रोंग हो जाऊंगा। वो अपना क्रेडिट इस्टेब्लिश करता है। 100 साल से कम उम्र में ही वैम्पायर फेज रीच कर लिया है और उसकी कीमियन ब्लड लाइन उसे मॉर्निंग स्टार रियलम तक पहुंचाने का स्ट्रॉन्ग पोस्ट एकदम पोटेंशियल देती है। लेकिन लेलिन यहाँ इंटरनली जानता है कि ये सिर्फ एम्प्टी प्रॉमिस है उसे फुल्ली लॉयल बनने एकदम बनाने के लिए। लेकिन होप देना उसे जेन्युइनली मोटिवेट रखता है, ना कि एक ब्रोकन पपेट जैसा। तानासा समझ जाती है कि लिलिन की पोटेंशियल जेन्युइनली ना बहुत इम्प्रेसिव है। इवन क्रिस्टल फेज मैगस को आसानी से डिफीट करने वाला कोई इंसान रैंक 4 उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा। फिर भी तानाशा नील करके प्रॉमिस करती है कि लॉयल सर्वेंट बनने का जब तक रिवेंज कंफर्म ना हो। लेलिन खुशी मतलब खुश है एकदम। यहाँ पर तनाशा उसकी एकदम करंट स्टेंट से ज़्यादा पावरफुल है और ये सब सीक्रेटली हो रहा है, जो लेलिन के अंडरग्राउंड फोर्स बिल्डिंग प्लान के लिए ना परफेक्ट है। लेलिन तनाशा को 3 प्रीसियस एकदम पोशन देता है। हाई ग्रेड हीलिंग पोशन, हाई ग्रेड स्पिरिचुअल फोर्स रिकवरी पोशन, सैक्रेड रीजेनरेशन पोशन। ये सबसे रेयर है क्योंकि ये लॉस्ट लिम को बिल्कुल ओरिजिनल जैसा रीग्रो कर सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। तनाशा शौक में रह जाती है। ये सब इतने एक्सपेंसिव है कि नॉर्मली मनी से भी नहीं मिल सकते। लेलिन कैजुअली मेंशन करता है कि वो खुद ये पोशन बनाता है। ये सुन के तनाशा एकदम डबल इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि एक पोशन ग्रैंड मास्टर होना बहुत रेयर अचीवमेंट होता है। यहाँ पर सीन एकदम कट होता है रॉबिन और नोआ की तरफ। वो अभी भी द लास्ट सफर के हॉरिफाइंग रिचुअल में फंसे हैं। नोआ अपने प्लेट पे एक लीवर लाइक सब्सटेंस देख के एकदम डिस्कस्टिंग फील करता है। उसके विजन में वो लिटरली बारबियरियन बियर का सामान हो मतलब कटा हुआ स्टोमैच देख रहा है। वो मतलब क्या बोले यार, उससे बहुत घिन आ रहा है। नोआ एकदम ब्रेक डाउन के ना कगार पे है और बोलता है अंकल मैं और नहीं खा सकता, रो रहा था वो। रोबिन भी बैडली इंजर्ड है, बहुत सारा फ्लेश मिसिंग है उसके बॉडी से। वो एक्सप्लेन करता है कि ये जगह मतलब पाप से एकदम पाप का ना घर है और यहाँ पर वही जीतेगा जो ज़्यादा खाएगा। अगर वो खाना बंद कर दे तो अटैक हो जाएगा। इम्पोर्टेंट रूल रिवील होता है, यहाँ सारे स्पेल यूजलेस हो जाते हैं। सिर्फ पर्सनल विल पावर और टैक्टिसिटी ही काम आती है। यहाँ पर ये सब खा के ही सरवाइव किया जा सकता है। और क्या कर सकते हो भाई, अच्छा है कि तुम लोग अभी तक जिंदा हो। और यहाँ पर ना नोआ अपना कान लिटरली ना खोना, उसे अपना कान खोना पड़ता है एक ग्लूटोनी रिचुअल में। एक इनविजिबल इनविजिबल ना माउथ उसका फ्लैक्स बाइट करता है। रोबिन भी बैडली इंजर है यहाँ पर, लेकिन इंड्योर करता है। 30 सेकंड के बाद ना बेल रिंगिंग बंद हो जाता है यहाँ पर। फाइनली बारबेरियन बियर सामान अपने लिमिट क्रॉस कर लेता है। वो टेबल पे ना कोलैप्स हो जाता है। इसका मतलब वो ड्यूअल हार गया है। ये एक मतलब ना बहुत डिस्कस्टिंग सीन है, ट्रिगर करता है सामान को और 13th एम्प्टी चेयर पे ना मूव किया जाता है उसे। और डार्क फिगर उसे लिटरली डेवोर ही कर लेता है। फर, स्किन, फ्लैक्स, वाइन्स, इवन बोन्स। सबसे डिस्टर्बिंग बात ना, सामान कॉन्शियस था अपनी ही कंजप्शन के लास्ट मोमेंट तक। जैसे ही सामान कंज्यूम हो जाता है यहाँ पर, वो कंज्यूम होने के बाद ना रोबिन और नोआ की इम्प्रिजमेंट फेड हो जाती है। नोआ रिलीफ में वॉमिट कर देता है, डिक्लेयर करता है कि 3 महीने कुछ नहीं खाएगा। लेकिन उसके घाव रैपिडली हील होने लगते हैं। ये दिखाता है कि द लास्ट सफर जीतने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। एक मिस्टीरियस वॉइस ना पूछता है यहाँ पर रोबिन से उसका रिवार्ड क्या चाहिए, पूछ रहा था। रोबिन एक्साइटमेंट में ना क्लियरली दिखता है उसकी वॉइस में, लेकिन ना यहाँ पर ना हमें ना रिवील नहीं किया जाता उसने क्या मांगा या क्या पूछा उससे। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है लेनिन और तनासा की तरफ, जो इकोलॉजिकल गार्डन से इल्यूजनरी कॉरिडोर में ना वापस आ रहे हैं। तनासा का आर्म भी हील हो गया है पोशन से। लेनिन तनासा को इंस्ट्रक्शन देता है फॉरगटन लैंड में वेट करे अपॉर्चुनिटी के लिए स्निक्ड आउट करने का, फिर लेलिन से ज्वाइन करे। और कंफर्म करता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सोल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
तो वो फ्रीली मूव कर सकती है। तानासा कंफर्म करते हैं कि वो अलायंस ऑफ द एग्जाइल्ड की लीडर है। और यहाँ पर ना क्या है भाई, होगा कुछ बढ़िया। और यहाँ पर लेलिन भी ना एकदम सीक्रेट प्लान बनाता है। ये उसके लिए ना एकदम परफेक्ट चीज़ था। जैसे ही एनिमी मैगस एनर्जी डिटेक्ट होता है, लेलिन तनासा को एकदम वेब में कंसील करने का ना सिग्नल देता है। और सीक्रेटली मेंटेन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट था। लेलिन को केसा का सबऑर्डिनेट आर्कस मिलता है, बैडली इंजर्ड, डार्क कर्स पावर के साथ बॉडी पे लगा हुआ था उसके। लेलिन अपने कस्ट नॉलेज का यूज करता है, जो उसने बुक ऑफ जाइंट सरपेंट से लर्न किया था, साउथ कोस्ट में किया था उसने। वो एक ग्रीन लिक्विड पोशन अप्लाई करता है, जो ग्रीन वॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कर्स को खाने लगता है। ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुली आर्कस को सेव कर लेता है। आर्कस डिटेल देता है कि डेडली मॉन्स्टर के बारे में जिसने केसा के ग्रुप को अटैक किया था। स्पेल और फिजिकल अटैक दोनों यूजलेस हैं। इसके सीजर से घाव हील नहीं होते, वो भॉइड में इंटर करके सेल्फ हील कर सकता है। आर्कस डेस्परेटली रिक्वेस्ट करता है कि लेलिन से केसा को बचा लिया जाए। लेलिन यहाँ पर ना कॉन्फर्म करता है कि ना वो केसा को जरूर बचाएगा, क्योंकि वो ब्लड लाइन सिबलिंग की तरह क्लोज है। आर्कस की इंजरी एनालाइज करके लेलिन ऑलरेडी कर्स के अगेंस्ट प्रिपेयर है अपनी सेफ्टी के लिए। लेलिन तनासा को एक मिस्टीरियस ब्लैक बॉक्स देता है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ। इसे खोल मत लो, जब मिलेंगे तब वापस करना। मतलब उसने कुछ दिया है यहाँ पर। तनासा अपना क्रिस्टल फेज स्पाशियल आर्टिफैक्ट यूज करके बॉक्स को सेफली स्टोर कर लेती है और यहाँ पर गायब हो जाती है। केसा और उसका ग्रीन स्किन्ड बारबेरियन अलाय कॉम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हैं। दोनों के बॉडी पे लॉन्ग कर्स घाव लगे हुए हैं और डार्क गैस इनके ना चारों ओर ना घूम रहा है। उन्होंने मॉन्स्टर को फॉग बाउंड यहाँ पर टेम्पोररली ना एकदम ट्रैप तो कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ 3 मिनट के लिए है। और इन इसके बाद ना इतना टाइम भी रिकवरी के लिए ना काफ़ी नहीं है उनके लिए। सबसे वर्स्ट पार्ट, इल्यूजनरी कॉरिडोर केसा को टेलीपोर्ट करने से रिफ्यूज कर रहा है, क्योंकि वो कर्स्ड है। ये उन्हें ट्रैप करने के लिए अलाइव रखता है। मतलब यहाँ पर ना वो इल्यूजनरी कॉरिडोर से भी भाग नहीं सकती, क्योंकि वो कर्स्ड है। और यहाँ पर सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। केसा और ग्रीन स्किन बारबेरियन यहाँ पर एक दूसरे से क्या बोले यार, झगड़ा कर रहे हैं या ऐसा ही कुछ है। केसा उसे ड्राफ्ट बुलाती है, वो एंग्री हो जाता है। ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, यहाँ दोनों झगड़ने लगते हैं। अचानक मॉन्स्टर ट्रैप से अर्ली ब्रेक, यहाँ पर उसने ट्रैप तो तोड़ दिया है और यहाँ पर ब्रेक कर दिया है उसने, और लिटरली स्प्लिट कर देता है। दोनों मैगस डॉज करते हैं उसे उसके अटैक को। जब मॉन्स्टर कैसा की आइस पे सीजर से अटैक करती है, वो मर्सी नहीं दिखाती, एकदम अटैक कर देती है अचानक। और एक्सप्लोजिव फायरबॉल, एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और डार्क फिगर केज फॉर्म करके मॉन्स्टर को ट्रैप कर देते हैं। ये क्लियरली लेलिन था भाई। लेलिन ने इन दोनों के बीच में आके क्या किया कि उसने सीजर तो मारा था केसा ने, लेकिन उससे बच गया वो। लेकिन यहाँ पर अचानक लेलिन ने ना एक्सप्लोजिव फायरबॉल का यूज करके उसे ट्रैप में ना घुसा दिया है। और यहाँ पर लेलिन परफेक्ट टाइमिंग में ना केसा को बचा भी लिया है। यहाँ पर न केसा बहुत वीक हालत में है और लेलिन उसे बचा तो लिया है। लेलिन उसे एक प्यूरिफाइंग पोशन देता है, जो उसके बॉडी से कर्स एनर्जी निकल सके, जो कर्स एनर्जी है। ये देखकर वहाँ प्रेजेंट एक ग्रीन स्किन्ड बारबेरियन मैगस भी रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी पोशन मिल जाए, क्योंकि उसने भी उनके साथ मिलकर फाइट किया था। केसा बोलती है कि उसे भी दे दिया जाए, क्योंकि वो एलाइज थे। और यहाँ पर तभी इंटर होता है फ्रेंच कोट, एक आदमी जिसके बॉडी पर एक रेयर और पावरफुल गेनी कर्स है। ये कर्स नॉर्मल कर्स से बहुत अलग है, क्योंकि इसमें मेट्रोलाइज होने की एबिलिटी है। लेलिन जो खुद एक कर्स एक्सपर्ट है, उसे भी कर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। वो अपने साथियों को बोलता है कि पोशन यूज करके जल्दी निकल जाओ, और खुद फ्रेंच कोट को संभालने लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना इतना डेंजरस कर्स देखकर लेलिन खुश हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे रेयर कर्स को स्टडी करना चाहता था। वो अपने फ्लेम्स और मीटियोर शॉट से ट्रेंच कोट को रोकता है, जिसके बॉडी से ब्लैक
क्लोथिंग एकदम जलकर न गिर रही है और उसके नीचे एक स्कैरी सेंटीपीड जैसी न वुंड घाव दिखाई देती है। कर्स ट्रेंच कोट के बॉडी पर न और भी पावरफुल होता दिख रहा था। ग्रीन स्किन्ड बारबेरियन अपने पास एक एस्केप क्रिस्टल बॉल निकालता है जिसमें मल्टीपल न एस्केप चार्म होते हैं। लेलिन उसे एक्टिवेट करता है और तीनों, लेलिन, केसा और बारबेरियन, तुरंत टेलीपोर्ट हो जाते हैं ट्रेंच कोट के अटैक से बचते हुए। तीन लोग एक इल्यूजनरी कॉरिडोर में पहुंचते हैं जहां ना कर्स का इफेक्ट खत्म हो जाता है। सब रिलैक्स होते हैं। यहाँ लेलिन अपना असली रिंग दिखाता है। वो ग्रीन स्किन्ड बारबेरियन से कॉम्पनसेशन मांगता है, ये कहते हुए कि वो उन्हें कैप्चर करने आया था शुरू में। बारबेरियन मैगस बहुत प्रोटेस्ट करता है, बोलता है कि उसने उसने उनकी लाइफ बचाई थी, लेकिन लेलिन फॉर्म रहता है। कैसा भी कॉम्पनसेशन लेना चाहती थी क्योंकि उसने अपनी लाइफ सेविंग और 3 असिस्टेंट क्विक सैंड कैसल में खोए थे। एंड में लास्ट में जाके बारबेरियन अपना ट्रेजर पाउच देता है जिससे लेलिन और केसा वैल्यूएबल आइटम ले लेते हैं और बारबेरियन को खाली पाउच वापस मिलता है। लुट गए, हम लुट गए। सीन शिफ्ट होता है डेजर्ट के एक अंडरग्राउंड एरिया में जहां रोबिन और नोआ अपीयर होते हैं। केसा और लेलिन नोटिस करते हैं कि रोबिन रोबिन में कुछ तो चेंज आया है। उसके फोरहेड पर एक ब्लैक सिंबल और ब्लड वेसल जैसा लाइन दिखाई देता है। उसका जाइंट कीमियन सरपेंट ब्लड लाइन भी प्यूरिफाई होकर स्ट्रोंग हो रहा है। रोबिन एक रॉ स्केली क्रीचर के लेग खा रहा है। क्या क्या खा रहा है ये? कुछ भी खाए, चलो छोड़ो, जाने दो, गंदा आदमी है। और हर बाइट के साथ उसका ब्लड लाइन और भी ना स्ट्रांग होता जा रहा था। नोआ रोबिन को एकदम खाते देखकर ना डिस्टर्ब हो जाती है और कहती है कि उसे कुछ दिन फास्टिंग करनी पड़ेगी। रोबिन अपने एक्सपीरियंस के बारे में ना कुछ नहीं बताता और लेलिन केसा भी पोलाइटली इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। ग्रुप डिसाइड करता है कि अब क्विक सेंड पॉकेट डायमेंशन से निकल जाना चाहिए यहाँ से। सब कुछ तो लूट लिया है इन लोगों ने, बहुत कुछ बाकी है अभी भी, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के पावर के हिसाब से उन लोगों ने सब कुछ लूट लिया है। लेलिन और उसका ग्रुप रोबिन, केसा और नोआ डिसाइड करते हैं कि ना अब उनके क्विक सैंड पॉकेट डायमेंशन छोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने बहुत कुछ ना हासिल किया है इस एक्सपीडिशन में, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो गया था। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि ना तानासा जो लेलिन का ना परस्यूअर था, वो अब उसके कंट्रोल में आ गई है। वो अब लेलिन को ना सर्विस में आएगी। ग्रीन स्किन्ड बारबेरियन मैगस भी बहुत ना बड़ी चोट लगी थी उसे, फाइट में लगी थी और उसे प्रीसियस मटेरियल लेकर रिलीज कर दिया गया। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नहीं था। रोबिन के साथ आए ब्लैक हॉरल स्नेक वॉरलॉग सब मर गए थे और जो वॉरलॉग केसा के साथ थे उनका भी यही हाल हुआ था। एक और ना कैरेक्टर आर्कस है जिसे लेलिन ने बचाया था, वो भी अभी तक ग्रुप में मिलने नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ है उनके साथ। ग्रुप समझता है कि ये सब क्रिस्टल फेज मैगस थे जो मर गए। अब और जब 3 पावर ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलेगा तो वो जरूर इनको ना टारगेट करेंगे। इसलिए स्केप करने का जरूरी है जल्दी से जल्द। रोबिन यहाँ पर ना सजेस्ट करता है कि ना वो पॉकेट डायमेंशन के ना वीक स्पॉट ढूंढेंगे जहाँ स्पेस थोड़ा कमजोर है और वहाँ से स्केप रूइंस यूज करके निकल जाएंगे। नॉर्मल इंट्रांस से निकलना ना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वहाँ हैप्पी मिलिट्री गार्ड हैं तीनों ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। एक ड्रामेटिक सीक्वेंस में धूप की गर्मी से जमीन में क्रैक बन जाते हैं और इन क्रैक के कॉन्वर्जेंस से एक एक्सप्लोजिशन होता है। वॉइड में एक होल खुलता है और ग्रुप उससे होकर ना बाहर निकल आते हैं। लेलिन अपने स्पेशियल सेंस से पता करता है कि वो सक्सेसफुल फॉरगटन लैंड में पहुंच गए हैं, स्पेशली टक बैरन लैंड के एरिया में जो नेफस सिटी जो है उसके करीब में है। ये नेफस सिटी बेसिकली सिटी ऑफ क्राइम है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम होता है और इसे वही नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ सिंस इसे कहा जाता है। रोबिन और बाकी लोग लेलिन की कैलकुलेशन एबिलिटीज से बहुत इम्प्रेस होते हैं क्योंकि वीकेस्ट स्पेशियल नोड ढूंढना और साथ में स्पेस स्टॉर्म को अवॉइड करना ये एक नॉर्मल मैगस के लिए
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क होता है। मतलब यहाँ पर जगह ढूँढने के लिए, मैप देखने के लिए, डायरेक्शन चेक करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ना उसको ना मतलब यहाँ पर आम लोग कर नहीं पाते, तो बहुत ज़्यादा ना स्पेशल है ये एबिलिटी भी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ना लेलिनी के पास एक सीक्रेट वेपन है, उसका एआई चिप जो कैलकुलेशन में अनबिलीवली एफिशिएंट है। इसी एआई चिप की मदद से उसने स्पेशली नेफस सिटी के पास वाला नोड चूज किया था ताकि वो जल्दी निकल सके। यहाँ लेलिन जो है ना थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा है। उसे एक बैड फीलिंग आ रही है क्योंकि क्विक सैंड पॉकेट डायमेंशन में इतने रिसोर्स थे कि किसी मॉर्निंग स्टार मैगस का इंटरेस्ट आना बिल्कुल पॉसिबल था। और मॉर्निंग स्टार मैगस का मतलब है कि एक ऐसा पावर लेवल जिससे कोई भी नॉर्मल ग्रुप हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ से ना स्टोरी में ना थोड़ा मिस्ट्री एलिमेंट आता है। लेलिन रोबिन से पूछता है कि क्या फॉरगॉटन लैंड की ऑर्गेनाइजेशन का कोई कांटेक्ट बाहर की दुनिया से है। रोबन शुरू में तो इसका ना मजाक उड़ाता है, कहता है कि ये लोग क्रिमिनल हैं जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में रह नहीं सकते, उनका एक्सटर्नल कांटेक्ट कैसे हो सकता है। लेकिन जब लेलिन अपना पॉइंट क्लैरिफाई करता है कि शायद फॉरगॉटन लैंड की ऑर्गेनाइजेशन और नेफस सिटी के बीच कोई सीक्रेट कनेक्शन है, तो रोबिन का ना एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो समझ जाता है कि लेलिन क्या कह रहा है। कैसा भी इसे समझ जाती है और टेंशन बढ़ जाती है। सबको रियलाइज होता है कि नेफस सिटी जाना रिस्की हो सकता है क्योंकि वही एक जगह है जहां से एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेशन हो सकता है एयरशिप स्टेशन के थ्रू। इसलिए डिसीजन लिया जाता है कि वो लॉन्ग रूट लेंगे जिसमें रैंक 3 मैगस वाले डेंजरस एरिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये सफ़र ऑप्शन है उनके हिसाब से। केसा और नोआ भी इस डिसीजन से एग्री करते हैं क्योंकि मैगस वर्ल्ड में थोड़ी सी भी गलती मौत का कारण बन सकती है। जब ग्रुप अपना रूट बदलने ही वाले थे, एक अनएक्सपेक्टेड और टेरिफाइंग इवेंट होता है। स्काई में अचानक एक बड़ा होल खुल जाता है। काली लाइटनिंग स्ट्रिक के साथ एक माइटी प्रेशर सब पर छा जाता है। रोबिन तुरंत समझ जाता है ये एक मॉर्निंग स्टार मैगस का डोमेन है जो उसने पहले अपने मेंटोर के पास देखा था। ये पावर लेवल इतनी ज़्यादा है कि लेलिन अपनी बॉडी बिल्कुल मूव नहीं कर पाता। इसी मोमेंट में एआई चिप का अलर्ट देता है। वो होस्ट बॉडी पर एक अननोन फोर्स फील्ड का असर हो रहा है जिससे स्पिरिचुअल फोर्स 80% तक सप्रेस हो जाती है और सारी स्टेट डिक्रीज हो रही है। बेसिकली ग्रुप को टेम्पोररली एक इंसुलेटर जैसा बना दिया गया है। वो एलिमेंट पार्टिकल यूज नहीं कर सकते। एक होस्ट कोल्ड वॉइस स्काई से आती है। वो कह रहा था कि फाउंड यू। और ब्लैक लाइटिंग से एक जाइंट पाम बनता है जो लेलिन और उसके ग्रुप को ना ग्रैब करने की कोशिश करता है। ये एक बहुत ही टेंस मोमेंट है क्योंकि केसा और नोआ तो ऑलरेडी कोलैप्स हो जाते हैं इस प्रेशर के सामने। और लेलिन खुद भी फील करता है कि उसकी स्ट्रेंथ रैंक 1 मैगोस जैसी रिड्यूस हो गई है। जब सब कुछ ना होपलेस लगता है तब अचानक एक फैमिलियर वॉइस सुनाई देती है। ये है मेंटोर गिलबर्ट जो रोबिन और केसा का टीचर है। उसकी एंट्री ड्रामेटिक थी। लूज वाइट रोब्स में आइज वर्टिकल पुपिल में बदल जाते हैं। ये उसके डेमन सरपेंट नेचर का रिप्रेजेंटेटिव था। और इसने बड़ा चूतिया काटा है यहाँ पर। हम सबका भी काटा है भाई। ये आया था यार, मुझे लगा कोई अटैक करने के लिए आया है। गिलबर्ट ना अपनी शक्ति से उस ब्लैक लाइटिंग हैंड को ना न्यूट्रलाइज कर देता है। वो एश ग्रे स्टोन स्किन में कन्वर्ट हो जाता है और पाउडर बनकर गिर जाता है। इस प्रोसेस में लेलिन को फील होता है कि वो वो फोर्स फील्ड जिसने उन्हें जाम कर दिया था वो खत्म हो गया है, जैसे एक सोप बबल फट गया हो। एआई चिप कंफर्म करता है कि दो अलग अलग फोर्स फील्ड यानी दो मॉर्निंग स्टार डोमेन्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, दो हैं यहाँ पर यार, मैं कुछ गलत समझ लिया। दो हैं, गिलबर्ट भी आया है और यहाँ पर ना दूसरा मॉर्निंग स्टार भी है। ये लेलिन के लिए ना एक आई ओपनिंग मोमेंट है जिससे उसे पता चलता है कि मॉर्निंग स्टार मैगोस कितने पावरफुल होते हैं। फिर स्काई में एक और फिगर अपीयर होता है। ये है डेमन हंटर साइरिल जिसका अपीयरेंस ही बहुत इंटीमेटिंग है। बहुत अच्छा फेस है, थिन लिप्स है, सिल्वर आइज है
और उसके रोप्स पर डेमोनिक इमेज और टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट जैसे न चेन्स और न एक्सेस लगी हुई है। यहाँ पर न गिलबर्ट कामली साइरिल को न एड्रेस करता है और कहता है कि वो जाके बात करेंगे इस मैटर को। दोनों क्रिम्सन और कुछ और कलर की रेज में न यहाँ पर पोर्टल खोलकर न शूट हो जाते हैं स्टार की तरह, हॉरिजन में एकदम गायब हो जाते हैं। यहाँ पर अब लेलिन की तरफ दिखाया जाता है। नोआ नोआ कंफ्यूजन में है। वो अभी भी ना थोड़ा डेज फील कर रहा है। जो हुआ उस मतलब उसके बाद कैसा उसे एक्सप्लेन करती है कि डेमन हंटर साइरिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मेंटोर गिलबर्ट ने उन्हें बचा लिया। डेमन हंटर साइरिल का नाम सुनते ही सबके रोंग एकदम रूंग ना खड़े हो जाते हैं। उसकी रेपुटेशन इतनी खौफनाक है कि बड़े बड़े डेविल भी उसके सामने कांप जाते हैं। कैसा भी सोचकर न कोल्ड एकदम कोल्ड उसे पसीना आ रहा था। अगर वो उसके हाथ लग जाती तो बहुत गंदा होता उसके साथ। रोबिन अपने आप को रिग्रेट करता है कि उसने पहले ही ये एंटिसिपेट नहीं किया, क्योंकि नेफस सिटी और फॉरगॉटन लैंड एक दूसरे के करीब हैं और दोनों जगह के लोगों के बीच एकदम इंटरेक्शन न होते रहते हैं। इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि फॉरगॉटन लैंड की फोर्सेस का डेमन हंटर से कनेक्शन ना हो। बेसिकली जब वो फोर्स समझ गए कि ये ग्रुप उन्हें कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं उनके कंट्रोल में, तो उन्होंने सीधा अपने मास्टर यानी साइरिल को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन रॉबिन ये बात डायरेक्टली नहीं कहता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मतलब न कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। और यहाँ पर और साइरिल खुद भी एक मॉर्निंग स्टार मैगोस है, तो ऐसे एलिगेशन को मतलब न उसको एलिगेशन लगाना रिस्की हो सकता था। रोबिन पूछता है कि मेंटोर गिलबर्ट को उनकी लोकेशन का पता कैसे चला। यहाँ लेलिन आगे आकर कन्फेस करता है कि ये सब उसी की प्लानिंग का रिजल्ट था। उसने बताया कि एक्सपेडिशन से मतलब पे जाने से न पहले उसे एक बैड प्रीमोनिशन हुआ था, इसलिए उसने अपने एक एसोसिएट पार्कर को एक लेटर दे दिया था। प्लान ये था कि अगर लेलिन टाइम पे वापस नहीं आता तो पार्कर ये लेटर लूसियन को दे देगा और लूसियन उसे मेंटोर गिलबर्ट तक पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है और व्यूअर को भी पता है कि ये सिर्फ हाफ ट्रूथ है। रियलिटी में लेलिन का कॉइन ऑफ डेस्टिनी था, जिसने उसे मॉर्निंग स्टार लेवल की इंटरफेरेंस प्रिडिक्ट करने में हेल्प की थी। लेकिन लेलिन लामिया हेयर के लूट को न छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये मतलब न कॉम्प्रोमिस, ये जो झूठा नाटक था ना, उसका प्लान बनाया, रिस्क लेकर भी रिसोर्स कलेक्ट करना, लेकिन साथ में एक सेफ्टी नेट भी रखा अपने लिए। लेलिन अपने साथियों से सॉरी बोलता है कि उसने उनसे न कंसल्ट नहीं किया और अपने आप ही डिसीजन ले लिया। लेकिन रोबिन और कैसा दोनों उसे थैंक्स करते हैं उसकी इतनी बड़ी मास्टर प्लान के लिए। कैसा थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में ना बोल देती है कि डेमन हंटर मतलब यहाँ पर ना बहुत घटिया बोल रही थी उन्हें टारगेट करने के लिए। लेकिन लेलिन और रॉबिन तुरंत उसे रोक देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग स्टार मैगोस का रेस्पेक्ट करना जरूरी है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। ये उनकी दुनिया का एक अनरिटन रूल है। दूर से एक लाउड रंबल सुनाई देती है और लेलिन थोड़ा वरीड हो जाता है। रोबिन उसे एकदम ना क्या बोले, यहाँ पर ना थोड़ी देर के बाद एक स्कारलेट रे ऑफ लाइट के साथ गिलबर्ट वापस अपीयर होता है। सभी स्टूडेंट रेस्पेक्टफुल्ली बो करते हैं। गिलबर्ट हल्के मजाक में कहता है कि इन्होंने इन्होंने तो साइरिल जैसे इंसान को प्रोवोक कर दिया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से क्लियर है कि उसकी फाइट डेमन हंटर के साथ एक तरह से बराबर रही है, मतलब गिलबर्ट हारा नहीं है। ये सुन के लेलिन को बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि वर्स्ट केस सिनारियो जहां उनका मेंटोर हार जाता अब नहीं होगा। गिलबर्ट फिर अनाउंस करता है कि सब उसके प्राइवेट एयरशिप में वापस जा सकते हैं। एक छोटा लेकिन बहुत ही ऑर्नेट और लग्जरियस एयरशिप अपियर होता है, जिसका नाम है ब्लैक स्केल। ये एयरशिप गिलबर्ट को उसके मॉर्निंग स्टार मैगोस बनने के बाद फाइली क्लैन ने गिफ्ट किया था। फाइली क्लैन बेसिकली सेंट्रल कॉन्टिनेंट के एयरशिप चैनल को कंट्रोल करता है। ये ट्रेडिशन है कि जब कोई मॉर्निंग स्टार लेवल तक पहुंचता है तो फाइली क्लैन उन्हें एक प्राइवेट एयरशिप गिफ्ट करता है। लेलिन समझ जाता है कि ये सिर्फ जेनरोसिटी नहीं है। मोनार्च ऑफ द स्काइस जो फाइली क्लैन को कंट्रोल करता है,
इसी तरह से मॉर्निंग स्टार मैगस को साथ गुड रिलेशनशिप बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक स्केल के इंटीरियर के बात यहाँ पर उसके इंटो मतलब उसके ना बनावट की बात करें तो मास्टर रूम है, गेस्ट रूम है, किचन है, मेडिसिन रूम है और एक कस्टमाइज्ड लिविंग रूम है। सब कुछ डजन ऑफ लोगों को यहाँ पर रखने के लिए काबिल है, बिना क्राउड फील किए। एक प्राइवेट एयरशिप के लिए ये एक बहुत ही प्रीमियम सेटअप है। सब लोग लिविंग रूम में ना सेटल हो जाते हैं और एल्फ सर्वेंट सबको रेड टी सर्व करती है। गिलबर्ट इंटरेस्टेड होकर पूछता है कि उनका एक्सपेडिशन कैसा रहा। यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है। लेलिन के एयरशिप की अलर्ट देता है कि एक ब्लड लाइन आर्टिफैक्ट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी उन्हें स्कैन कर रहा है, और ये इतनी सब्टल है कि इवन स्पेस आर्टिफैक्ट इसे ब्लॉक नहीं कर सकते। ये स्कैन सबको कवर करता है। लेलिन, रॉबिन, केसा और नोआ, ये और इवन लेलिन के स्पाशियल पाउच और रिंग तक को भी स्कैन कर लेता है। लेकिन लेलिन का अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल में रखता है। वो किसी को मतलब ना शक होने नहीं देता। रॉबिन अपनी स्टोरी शेयर करता है गिलबर्ट के साथ, और जब गिलबर्ट उसका फोरहेड देखता है जहाँ एक स्पेल का इम्प्रिंट है, तो वो डीप साइन लेता है। ये इम्प्लीफिकेशन है कि रॉबिन ने किसी तरह से ब्लड लाइन पैक्ट या सिमिलर कमिटमेंट लिया है अपने पावर बढ़ाने के लिए। कुछ जो पॉसिबली डेंजरस या मोरली एकदम ना डाउनग्रेड देखा जा सकता है। रॉबिन फॉर्मली कहता है कि ये उसका अपना चॉइस था। अगर उसने ये रास्ता नहीं चुना तो होता तो शायद उसे कभी मॉर्निंग स्टार रियलम देखने का चांस नहीं मिलता। गिलबर्ट उसका रेस्पेक्ट करता है और कहता है कि मेंटर होने के नाते वो सिर्फ गाइड कर सकता है, फाइनल डिसीजन स्टूडेंट का ही होता है। अब यहाँ पर कैसा की बारी आती है अपनी स्टोरी शेयर करने की। वो इमोशनल हो जाती है जब वो बताती है कि आर्कस और दो और लोग मर गए जो उसके क्लान की हाफ स्ट्रेंथ के बराबर थे। वो रोते हुए गिलबर्ट से मदद मांगती है। और नोट करो यहाँ यहाँ पर ना इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैसा अपने एक्सटोर्शन वाले मतलब अर्निंग के बारे में ना कुछ नहीं बोलती, जो उसने लेलिन के साथ मिलकर ग्रीन स्किन बारबेरियन से निकलवाए थे। मतलब वो अपना लूट लॉस नहीं दिखाती, लेकिन गेंस को छुपा लेती है, शायद ज़्यादा सिंपैथी पाने के लिए। अपने लॉस तो बता रही है लेकिन गेन को नहीं दिखा रही है। और गिलबर्ट हेल्पलेसली एग्री करता है कि उसके क्लान की मदद की जाएगी, और केसा का मूड इंस्टेंटली इम्प्रूव हो जाता है। इतनी जल्दी कि लेलिन को भी थोड़ी सी ना क्या बोले एडमिरेशन आ जाती है, और शायद हल्का सा उसे न शर्म भी आ रहा था। शर्म क्या आएगा, घंटा आएगा शर्म। और यहाँ पर उसका एक्टिंग स्किल देख के तो लेलिन तो क्या बोलेगा, वो स्पीचलेस है। अब गिलबर्ट अपना अटेंशन लेलिन की तरफ मोड़ता है। लेलिन इंटरनली थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, क्योंकि रोबिन उसका सीनियर स्टूडेंट है और केसा एक गर्ल है जिसका फ़ायदा उसे मिल रहा है सिंपैथी के रूप में, जबकि वो खुद एक न्यू कमर है, सबसे डिसएडवांटेज पोजीशन में। लेकिन लेलिन कामली अपने स्पाशियल पाउच से कुछ आइटम टेबल पे रख देता है। एक ब्लड लाइन क्रिस्टल, जिसे देखकर केसा एकदम उसके कान आंखें सब खड़े हो जाते हैं। लॉन्ग रूट फ्रूट और कुछ लार्ज मिल्की वाइट बोन्स जिसमें रोबिन का इंटरेस्ट है। सबसे इंटरेस्टिंग एक बड़ा अंडा जिसके ऊपर ब्लड रेड रुइन बने हैं, जिसने गिलबर्ट का पूरा अटेंशन खींच लिया। गिलबर्ट रिवील करता है कि ये एक ब्लड वल्चर का एग है। एंशियंट टाइम में ब्लड वल्चर ब्लड लाइन आर्टिफैक्ट ढूंढने के लिए फेमस थे। लेलिन कंफर्म करता है कि उसने एक पूरा नेस्ट ढूंढ लिया था और कुछ दिन वहां हाइड होकर आइटम चुरा कर निकल गया। ये सुन के सबके चेहरे पे हल्की सी जेलसी दिखती है, इवन रोबिन के चेहरे पर भी, क्योंकि इतना लक किसी को भी मतलब नहीं मिलता। फिर यहाँ पर बिग मोमेंट पे आते हैं। लेनिन अनाउंस करता है कि वो ये सारे आइटम मेंटोर गिलबर्ट का ऑफर करना चाहता है। ये सुन के रोबिन और केसा दोनों शौक में रह जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट लेयर है जो व्यूअर को ना समझना चाहिए। लेलिन इंटरनली बिल्कुल खुश है, मतलब खुश नहीं है ये सब देने से। ये एक ना कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव है। अगर गिलबर्ट को पता चल जाता है कि लेलिन के पास ये वैल्यूएबल आइटम है और उसने उन्हें छुपाया, तो ओरोबोरस क्लैन में उसका फ्यूचर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए वॉलेंट्री ऑफर करना उसके लिए एक ज़रूरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, ना कि जेन्युइन जेनोरिसिटी।
गिलबर्ट ने इस मतलब ये सब देखकर ना खुश होकर लाउड एकदम हंसने लगता है। एक तरह से ने ये कंफर्म करता है कि लेलिन ने सही पॉलिटिकल मूव खेला है यहाँ पर अपने मेंटोर के सामने। और ये मतलब गिलबर्ट थोड़ी गधा है, वो समझ जाएगा ना भाई। वो ऐसे वही नहीं पहुंचा है ना रैंक 4 पर, मॉर्निंग स्टार थोड़ी ना है। वो समझ गया है लेलिन क्या कर रहा है यहाँ पर। लेकिन ना यहाँ पर ना एक ट्विस्ट आता है। गिलबर्ट सीधा फ्री में आइटम नहीं लेता, वो एक फेयर एक्सचेंज प्रपोजल देता है। लेलिन अभी कंट्रीब्यूशन पॉइंट कलेक्ट कर रहा था एक स्पेशल स्कोल खरीदने के लिए, जो कॉन्स्ट्रक्ट में ना लाइफ इंजेक्ट करने के एबिलिटी देता है। गिलबर्ट डायरेक्टली अपने पास से एक सील्ड फोर्थ ग्रेट मैजिक स्क्रॉल देता है लेलिन को एक्सचेंज में उन ब्लड लाइन ट्रेजर के लिए। लेलिन ये डील खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है और सिंसियरली थैंक करता है अपने मेंटर को। लेकिन गिलबर्ट एक और बात ना नोट करता है। उसकी नज़र लेलिन की रिंग पर जाती है और वो हल्का सा स्माइल करता है, जिससे क्लियर है कि उसने कुछ और भी नोटिस किया है जो लेलिन ने छुपाया है। अरे वही हड्डी का ढांचा यार, लामिया हेयर ने उसे दिया था ना, वो हड्डी का ढांचा शायद उसने रिंग में छुपाया है और गिलबर्ट को पता चल गया है। और यहाँ पर रात को जब लेलिन अपने बेड पे ना लेटा होता है स्क्रोल को देखते हुए, तो वो सेटिस्फाइड फील करता है इस एक्सचेंज से। लेकिन यहाँ ऑथर हमें लेलिन का दिमाग के अंदर ले जाता है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवील होता है। गिलबर्ट ने जो देखा था लेलिन के रिंग में, वो एक्चुअली लेलिन ने पर्पजली प्लेस किया था। रिंग में सिर्फ एक सिंगल ब्लड लाइन क्रिस्टल और कुछ माइनर एंशियंट रिमेन थे। गिलबर्ट ने उन्हें इतना वैल्यूएबल मतलब वैल्यू नहीं दिया क्योंकि क्वांटिटी कम थी। इसलिए उसने साइलेंटली एक्सेप्ट कर लिया था कि लेलिन के पास थोड़ा पर्सनल मतलब पर्सनल सामान तो होना ही चाहिए। लेकिन रियलिटी में जो लेलिन ने आज दिया वो उसका टोटल लूट का 10% से भी कम था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने उसके पास एक फिफ्थ ग्रेड लामिया का फिंगर बोन है एंशियंट टाइम से, जो वो किसी को भी नहीं दिखाता, ना गिलबर्ट को भी नहीं दिखाता। मतलब इसने चूतिया काट दिया गिलबर्ट का भी। मुझे लगा था उसने नोटिस कर लिया, लेकिन ये भाई बहुत अपने मेन कैरेक्टर भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। ये आइटम इतना टेम्पटिंग और वैल्यूएबल है कि ना लेलिन खुद भी उसे रिस्क में मतलब नहीं रिस्क नहीं डाल सकता। और उसने दिखा दिया मतलब मान लो एक बार उसने बाहर ऐसे रख ही दिया होता ना, तो जो जो गिलबर्ट है ना कुत्ते की तरह ना टूट पड़ता चाटने के लिए, हड्डी चाटने के लिए। और आगे देखते हैं, क्योंकि अगर गिलबर्ट को पता चल जाता कि इस आइटम के बारे में, तो शायद उसका ग्रिड भी ट्रिगर हो जाता। लेलिन को लॉजिक बहुत प्रैक्टिकल है। वो अपने मेंटोर के साथ रिलेशनशिप को रिस्क में नहीं लेना चाहता सिर्फ एक आइटम की वजह से। जैसे कि वो सोचता है बेनिफिट ही सबसे बड़ी वजह होती है लोगों को बीच डिवीजन की। तो बेटर है कि ये फिंगर बोन हाइड रखा जाए ताकि मास्टर डिसाइपल बॉन्ड टेस्ट ना हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लेलिन ने ना ये रियल लूट अपने बॉडी पे रखा है। मतलब रोक क्या, बॉडी पे नहीं रखा है। हाँ उसकी जो है ना तनासा, हाँ उसे दिया होगा शायद। अभी समझा मैं भी। उसने एक बॉक्स दिया था ना उसे। हाँ चलो आगे। ब्लैक स्केल एयरशिप बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। जो जर्नी ओरिजिनली 1 महीने से ज़्यादा लग गई थी, वो रिटर्न में सिर्फ 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। हेडक्वार्टर वापस पहुंचने के बाद लेलिन अपने मेंटर और कुछ सीनियर के साथ ऑनिक्स कैसल जाता है अपने टेरिटोरी के मैगस टावर को चेक करने के लिए। यहाँ पर पार्कर जो लेलिन का लॉयल सबऑर्डिनेट है, जिसकी आवाज़ उसकी यंग फेस से मैच नहीं करती। इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि लेलिन को रिस्पेक्टफुली वेलकम करता है वो। लेलिन पूछता है कि ना कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है, और पार्कर बताता है कि मैगस टावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, सिर्फ कोर एक्टिवेशन और टावर स्पिरिट का अवेकन करना बाकी है, जिसके लिए लेलिन की प्रेजेंस जरूरी थी। लेलिन खुश होता है पार्कर के काम से और उसे कहता है कि उसके ग्रैंडसन स्नोपी को लैब में ले आएगा, क्योंकि लेलिन उसे कुछ नया सिखाना चाहता है। ये एक नाइस कैरेक्टर मोमेंट है। लेलिन पार्कर की एज और लैक ऑफ एम्बिशन समझता है, इसलिए वो स्नूपी पर इन्वेस्ट कर रहा है, जो पार्कर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेलिन अनाउंस करता है कि उसने ट्रिप से
स्क्रॉल ऑफ लाइफ ऑब्टेन किया है और अब मैगस टावर को इमिडिएटली कंप्लीट करने का ऑर्डर दे देता है। अब लेलिन अपने मैगस टावर के अंदर घूमता है, हर कॉर्नर को केयरफुल्ली एग्जामिन करते हुए। टावर का इंटीरियर बहुत ही लग्जरियस है, बहुत ही ज़्यादा ना खास है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया है। वो अपने एआई चिप से पूछता है कि स्कैन रिजल्ट के बारे में, और चिप कंफर्म करता है यहाँ पर 67.8% स्ट्रक्चर स्कैन हो गया है। डिफेंस स्पेल फॉर्मेशन इंटैक्ट किए गए हैं और सिर्फ दो एरियाज हैं जो फर्दर ऑप्टिमाइज हो सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि लेलिन ने खुद ब्लूप्रिंट डिजाइन किया था एआई चिप की हेल्प से, तो ऑलमोस्ट परफेक्ट था ऑलरेडी। जो माइनर इशू हैं वो सिर्फ ह्यूमन एग्जीक्यूशन की वजह से हैं, जो लेलिन ऑलरेडी एंटिसिपेट कर चुका था। लेलिन डिसाइड करता है कि इकोलॉजिकल गार्डन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। उसने क्विक सैंड कैसल में जो एंशियंट इन्वायरमेंटल डाटा कलेक्ट किया था वो ऐड करना चाहता था। ये एक स्मार्ट मूव है क्योंकि एक बार टावर फुल्ली एक्टिवेट हो जाए और टावर स्पिरिट अवेकन हो जाए तो चेंजेस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एआई चिप को ऑर्डर देता है कि इम्प्रूवमेंट ब्लूप्रिंट डिजाइन करने के लिए मतलब यहाँ पर ना और ज़्यादा ना वास्ट बड़ा ब्लूप्रिंट ना डिजाइन करेगा और कुछ नया ऐड करेगा, और कुछ ही मिनट में नया ब्लूप्रिंट ना रेडी हो जाता है, जिससे लेलिन को ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील होता है। यहाँ पर ना लेलिन नेगेटिव एनर्जी रिएक्टिव पुल के पास ना खड़ा होता है लोवेस्ट लेवल पे। एआई चिप कंफर्म करता है कि 341 डमी सिमुलेशन चल चुके हैं और एक भी मतलब मेल फंक्शन नहीं हुआ है। मतलब सब कुछ ना परफेक्टली प्लान्ड हुआ था यहाँ पर। लेलिन एक कॉम्प्रेस्ड एनर्जी क्रिस्टल जो एक मिनी सन जैसा ग्लो कर रहा है एकदम स्पेल फॉर्मेशन के सेंटर में ना प्लेस करता है। जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को ना फॉर्मेशन में ना कनेक्ट करता है, एनर्जी एनर्जी पार्टिकल ना एकदम फ्रैगनेटली बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगते हैं और नेगेटिव एनर्जी रिएक्टिव पुल में फ्लो करते हैं। बाहर पार्कर, कुबलेर, स्नूपी और बाकी सबऑर्डिनेट ये सब देख रहे हैं कि उन्हें उन्हीं उनका जो आंखें है ना उनमें एक्साइटमेंट है। एक ह्यूज एलिमेंट वेब वॉर्टेक्स बनाता है जो टावर में एब्जॉर्ब हो जाता है और रुइंस एक एक करके लाइट अप होने लगते हैं। फिर लेलिन लाइटिंग स्पीड से टावर के टॉप पे जाता है और पॉजिटिव एनर्जी रिएक्टिव पुल को ना एक्टिवेट करता है सेम प्रोसेस से। इस बार एक ड्रामेटिक विजुअल होता है। एनर्जी पार्टिकल दो रैम्बो में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक ब्राइट और एक डार्क, जो रेस्पेक्टफुल्ली टावर के पीक और ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दोनों पुल जब फुल्ली चार्ज हो जाते हैं तो दो स्टार जैसी ना लाइट स्पेयर इमिट होती है जो पूरे स्ट्रक्चर में स्प्रेड हो जाते हैं। और फाइनली यह चिप कंफर्म करता है कि मैगस टावर स्पेल फॉर्मेशन फुल्ली एक्टिवेटेड और करेंटली ऑपरेटिंग परफेक्ट चल रहा है। एक्टिवेशन के बाद लेलिन की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पुल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे खड़ा होता है और अपने हाथ में स्क्रॉल ऑफ लाइफ निकालता है। ये वही फोर्थ ग्रेड स्क्रॉल है जो उसने गिलबर्ट की से ना एक्सचेंज में लिया था। वो एआई चिप को एकदम रेडी करता है नॉलेज इंजेक्ट करने के लिए और स्क्रॉल को खोल देता है। जैसे ही स्क्रॉल खुलता है एक टेरिफाइंग अट्रैक्टिव फोर्स रिलीज होती है जो लेलिन के वैपियर फेज स्पिरिचुअल फोर्स को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है। इतना कि प्रोसेस तभी रुकता है जब वो ऑलमोस्ट ना एग्जॉस्ट हो जाता है। और यहाँ पर शायद ना ये लोग स्क्रॉल ऑफ लाइफ एग्जैक्टली ना क्रिएट करने वाले हैं शायद। मतलब यहाँ पर स्प्लिट आने वाला है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगले एपिसोड में देखेंगे क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय।